हाय दोस्तों, 5G स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम तो एग्रीकल्चर पे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है और क्या पूछा जा चुका है और उसके उसके बारे में बढ़िया तरीका से चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि कौन फसल कब उगाई जाती है, कौन फसल कब बोई जाती है, उसके बारे में भी बताएंगे। तो फसल के बारे में है और हाँ, एग्रीकल्चर का महबूब में आप बढ़िया तरीका से नोट करेंगे और हाँ, इसको एक दो बार लिख लीजिएगा और लिखने के बाद दूसरा बार रिवीजन कीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो सकता है। जैसे में लिखा हुआ है हरित क्रांति। हरित क्रांति कहते हैं किसको है सर? जैसे में कि हमारे देश में जब बेस्ट हो पाता था लेकिन सबके पास ये साधन मौजूद नहीं था, और जब सबके पास ये साधन मौजूद नहीं है तो ये क्या किया जाए कि सबके पास साधन मौजूद हो जाए। तो ये मौजूद होने के लिए आपको ये कोशिश करना होगा कि पहले तो यूरिया का फाउंडेशन करें और यूरिया जहां भी मिलता है उस यूरिया को ला करके अपने खेतों में फर्टिलाइज करें, तभी आपका एग्रीकल्चर बेस्ट हो सकता है। जैसे में लिखा हुआ हरित क्रांति। हरित क्रांति का फाउंडेशन कब हुआ? भारत में कृषि विकास के लिए 1967 ईस्वी में 1967 ईस्वी में डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा प्रथम हरित क्रांति चलाई गई थी और दूसरी हरित क्रांति 1983 ईस्वी में चावल के लिए चलाई गई। और हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल पर पड़ा था। जिस तरीका से हमारे देश में जब 1965 ईस्वी में जब भूख हड़ताल हुआ था तो इस कंडीशन से हमारा देश में भूखमरी बहुत ज्यादा छा गया था। इस कंडीशन से क्या हो रहा था ना कि लोग भूखे से मर रहे थे, लेकिन जब हमारे देश के पास अनाज नहीं था तो अमेरिका से गुहार लगाया गया था कि हमारे देश के पास राइस और गेहूं बीट हमारे पास प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि हमारे देश में जो देशवादी सिटीजनशिप है, यहाँ चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी तो हरित क्रांति पर बहुत जोर दिया गया था। तभी 1967 ईस्वी में हरित क्रांति पूरा जोर शोर से चला। उस वक्त प्रोडक्शन इतना हैवी हुआ कि हमारे जो देश में इसका साधन चल रहा था एग्रीकल्चर का, वो पूरी तरीके से उभर पाया। और हाँ, प्रोडक्शन मतलब जितना सोचा था उससे ट्रिपल आ चुका था। इस कंडीशन से हमारे देश में भुखमरी खत्म हो चुकी थी। तब फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है। देखिए, तो फिर गेहूं विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर बोरलॉग को कहा जाता है। डॉक्टर बोरलॉग ये कौन है? मतलब हरित क्रांति चलाने वाली डॉक्टर बोरलॉग है और भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर स्वामीनाथन हुआ करते थे। ये कई सारी क्रांति अलग अलग फसलों के लिए चलाई गई, जैसे कि अंडा उत्पादन के लिए चलाई गई, दूध उत्पादन के लिए चलाई गई। हर एग्रीकल्चर का साधन बनेगा तभी तो हमारा देश आगे ग्रो कर पाएगा। इसी कंडीशन से चल रहा था। जैसे कि हरित क्रांति किसने चलाया था? खाद्य एवं उत्पादन। जैसे कि हरित क्रांति किसको कहते हैं? खाद्य उत्पादन को हरित क्रांति कहते हैं। श्वेत क्रांति यानी दूध उत्पादन, जो विश्व में भारत में अभी विश्व में अगर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कोई दूध कर रहा है मिल्क, वो भारत कर रहा है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, जो मछली क्रांति होती है ना, मछली का प्रोडक्शन किया जाए। मछली जैसे कि हमारे देश में जब भोजन का किल्लत है तो कुछ भी प्रोडक्शन करके हमारे देशवासियों को खिलाया जाए और जो देशवासी है वो पूरी तरीके से उभर पाए। और पीली क्रांति तेलहन एवं दलहन उत्पादन से, सुनहरी क्रांति एकदम जूट फसल से संबंधित है और गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। आलू सबसे ज्यादा कहां होता है? तो यूपी में होता है। तो इस तरीका से आप नोट कीजिएगा और नोट करके इसको एक दो बार जरूर पढ़िएगा ताकि आप क्वेश्चन इसको आसानी से आप बना सकें। आप जैसे कि आप पढ़ रहे होंगे ना कि खरीफ फसल किसको कहते हैं, जायद फसल किसको कहते हैं, रबी फसल किसको कहते हैं, तो ये डाटा हम आपके लिए बना दिया कि आप इस डाटा से आसानी से समझ सकते हैं कि कौन फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है, उसके बारे में बताएंगे। जैसे में देखिए, भारत में प्रमुख तीन प्रकार के फसल होते हैं। जैसे में कि देखिएगा ना, प्याज एक अलग टाइम में बोई जाती है, चावल एक अलग टाइम में बोई जाती है, रबी यानी वीट और मसूर दाल अलग टाइम में बोई जाती है। तो सब टाइम कब बोई जाती है उसके बारे में भी लिखिए। जैसे कि अक्टूबर नवंबर में पहले आते हैं कि फर्स्ट, इसका मतलब है कि फर्स्ट साल के फर्स्ट में काफी होता है। साल के फर्स्ट में जैसे कि देखो जायद फसल में जैसे कि प्याज रोपा जाता है, ककड़ी रोपा जाता है, खीरा रोपा जाता है, तो जायद फसल में आ जाते हैं। तो जायद फसल में इसको नकदी फसल कहते हैं, जिसको कहते हैं तंबाकू, गरम मसाला, रबड़ नकदी फसलों के अंतर्गत आते हैं। खरीफ फसल किसको कहते हैं? जैसे कि जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। जैसे में चावल, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना और कपास, ये 6 प्रकार के हैं। ये मतलब ये इंपॉर्टेंट है 6 प्रकार के। अगर ये 6 प्रकार के, ऐसे और भी प्रकार हैं इसमें, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसी को हम इसमें इंक्लूड करने की कोशिश किया है। जिस तरीका से अब देखिए, रबी फसल कौन सा है? रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में जब काट ली जाती है कोई फसल, तो उसको कैसे उत्पादन किया जाता है? देखिए
मार्च अप्रैल में कौन सी? गेहूं, सरसों, मटर, चना, ये सब रबी फसल में आते हैं जो ठंडा में ही बोई जाती है। जैसे कि वीट, ये सब डिग्री सेल्सियस अगर मापा जाए तो यानी ये सब सेल्सियस होना चाहिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। इससे कम होगा ना तभी हमारा वीट ये सब उत्पादन हो पाएगा, चना मसूर ये सब उत्पादन हो पाएगा ना, तो ये सब सूख जाएगा काहे कि लो टेम्परेचर में होते हैं और इसकी पानी की जरूरत उतना नहीं पड़ती है जितना राइस को पड़ती है, यानी चावल को पड़ती है। तो आप इसको भी बढ़िया तरीका से नोट कीजिएगा कि रबी फसल किसको कहते हैं? गेहूं, सरसों, मटर और चना। और कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है रबी फसल को। और खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में इसको भी काट लिया जाता है। चावल, सोयाबीन और ज्वार, बाजरा, मक्का और गन्ना, कपास, तंबाकू, गरम मसाले, रबड़ और नकदी फसलों के अंतर्गत आते हैं। ये सब जो नकदी फसल है इसका मतलब है कि बेचने के बाद तुरंत पैसा प्रोवाइड हो जाता है, उसे नकदी फसल में कंसीडर किया जाता है। जैसे कि आप तंबाकू बेचिएगा ना तो पैसा तुरंत मिलेगा, गरम मसाला बेचिएगा तुरंत पैसा मिलेगा, रबड़ और नकदी फसल, रबड़ भी बेचिएगा तुरंत पैसा मिलेगा। लेकिन आप बीट रूट वगैरह बेचते हैं ना सरकार के पास तो कुछ दिन बाद पैसा देने की कोशिश करता है। इसीलिए नकदी फसल में हम अलग रखते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि नकदी फसल कहते हैं किसको? कौन कौन स्टेट में कौन कौन सा उत्पादन होता है, कौन कौन से चीज सबसे ज्यादा मात्रा में उपजता है, कौन सा स्टेट में, उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे भी केसर भारत में सबसे ज्यादा अगर केसर कहीं होता है वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत में नॉर्थ में पड़ता है। जैसे में ये हो जाता है नॉर्थ, ये हो जाता है साउथ, ये हो जाता है ईस्ट, ये हो जाता है वेस्ट। डायरेक्शन 4 है और 4 डायरेक्शन में हमारा जम्मू कश्मीर नॉर्थ में आता है और नॉर्थ में ही जम्मू कश्मीर केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। यूपी कौन सी का उत्पादन करता है? यूपी गेहूं का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा यूपी करता है, गन्ना का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा यूपी करता है, दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा यूपी करता है, आलू का उत्पादन सबसे ज्यादा यूपी करता है। ऐसा इसमें उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ये सब गेहूं, गन्ना, दूध, आलू ये सब ज्यादा मात्रा में होता है। जैसे में देखते हैं कि गंगा रिवर उत्तर प्रदेश से ही मिड से पार होती हुई जाती है, तो इस कंडीशन से दोनों तरफ जब बलुआही मिट्टी मिलेगी तो आलू का उत्पादन ज्यादा होगा, यानी मिट्टी हल्की होगी। जब मिट्टी हल्की होगी तब प्रोडक्शन ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ गेहूं की मात्रा ज्यादा होता है, गन्ना की मात्रा ज्यादा होता है। दूध तो जानवर होते हैं, जर्सी गाय, भैंस वगैरह ये सब होते हैं, तो यूपी में सबसे ज्यादा मात्रा में ये सब पाले जाते हैं। इस कंडीशन से दूध की मात्रा सबसे ज्यादा यूपी में होती है और वर्ल्ड भर में भी भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है दूध। गेहूं, आलू तो बताया कि बलुआही मिट्टी में ज्यादा होता है, इसलिए आलू का प्रोडक्शन भी यूपी फर्स्ट नंबर पे आता है। वेस्ट बंगाल जूट के उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन हासिल करता है। चावल, IR20 कौन सी है? IR20 है एक चावल की अधिक उत्पादन होने वाली किस्म है, यानी टाइप है। यानी आप कहते हैं ना कि हाइब्रिड चावल हो गया, फिर सितवा, धनिया, अलग अलग टाइप के मतलब राइस हो जाते हैं ना, तो उसी कंडीशन से सबसे अच्छी क्वालिटी का अगर कोई चावल होता है तो IR20 के नाम से जो GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है, जो 2004 में चलाया गया था। भारत में चावल की खेती में क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। जहां चावल होगा अगर 100 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा अगर बारिश नहीं होती है तो इस कंडीशन से क्या होगा ना कि जो फसल होगी वो सूखने लगेगी, तो उसको बारिश की बरसात की जरूरत होती है। 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होगी तभी एक उत्पादन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। इस कंडीशन से एग्रीकल्चर का साधन सबसे अगर किनारे अगर रिवर वगैरह है तो ठीक है, अगर नहीं है तो जैसे में आप सुनते होंगे ना कि नॉर्थ भारत में सिर्फ जून जुलाई में ही खरीफ फसल बोली जाती है, लेकिन अगर राइस का सबसे ज्यादा अगर प्रोडक्शन कोई अगर करता है तो वो कौन है? वो करता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि सारी रिवर जाके वही मर्ज होती है और सब जाके सारी रिवर वही मर्ज होती है, यानी पानी की जरूरत पड़ती है। और पानी कितना सेंटीमीटर चाहिए? यानी 100 सेंटीमीटर चाहिए। 100 सेंटीमीटर अगर पूरा होता है तो राइस पूरी तरीका से अच्छी होगी। चावल का उत्पादन में भारत सबसे ज्यादा होता है और अन्य खाद्य फसलों की तुलना में। विश्व में सबसे ज्यादा अगर किसी का प्रोडक्शन होता है वो राइस है, और राइस विश्व में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। सेकंड में आ जाता है बीट। जैसे में असम में जैसे कि चाय की खेती अच्छी मात्रा में होती है। असम में आप जाइएगा ना तो चाय बहुत मात्रा में मिलेगा। चाय का बागान पूरी तरीका से ढलान में मिलता है और ढलान पहाड़ी एरिया होता है, ताकि इसमें पानी की जरूरत कम होती है, इसलिए चाय का है कि पानी तो मिलना चाहिए इसको, लेकिन पानी तुरंत उसमें रहा नहीं चाहिए। अगर रहेगा ना तो कुछ इसको प्रॉब्लम पहुंचाएगा और ये सड़ने लगेगा इसका जड़। तो पानी चाहिए, ये पानी की मात्रा 40 से 50 सेंटीमीटर अगर बारिश होती है तो वहां चाय का फसल अच्छी तरीके से हो पाएगा। जैसे कि चाय कहां सबसे ज्यादा? तो असम में। लेकिन सबसे पहले भारत में चाय का उत्पादन कहां हुआ था? तो दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहां पड़ता है? तो ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा
चाय की उत्पादन होता है, जो वाल तमिलनाडु है। जो साउथ में चाय का उत्पादन करता है वो तमिलनाडु है, और फर्स्ट में आसाम आता है। आसाम भारत का ईस्टर्न में पड़ता है, जो 7 बहनों का स्टेट कहा जाता है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इस तरीका से साउथ में पड़ता है। सिक्किम साउथ में नहीं आए, ईस्टर्न में नहीं आता है, तो ईस्टर्न में सिक्किम को मत काउंट कर लीजिएगा, इसलिए कि काउंट सिक्किम वेस्ट बंगाल के जस्ट ऊपर है, तो जो भी बांग्लादेश से राइट में पड़ता है उसको नाम दिया गया है 7 बहनों का स्टेट। सोयाबीन, दलहन, तिलहन, चना और कुल दालें, इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में काची उत्पादन होता है, इसके बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। जैसे कि सोयाबीन वो वाला सोयाबीन नहीं है जो मतलब आटा वगैरह का बनता है, वो सोयाबीन जो फल से मतलब जो दाल में काम आता है, जिस तरीका से प्रोटीन की मात्रा 46% पाई जाती है उस सोयाबीन में, उस सोयाबीन की मात्रा अगर भारत में कहीं अगर ज्यादा है वो मध्य प्रदेश में है। सोयाबीन, दलहन यानी दाल का उत्पादन, चना, मसूर, ये सब ज्यादा अगर कहीं होता है वो मध्य प्रदेश में होता है। तिलहन जैसे तिलहन सबसे ज्यादा राजस्थान में है, लेकिन ये भी मतलब सेकंड पोजीशन रखता है, तो तिलहन में भी सेकंड पोजीशन है। चना, कुल दालें यानी सबसे ज्यादा दाल मध्य प्रदेश में ही। कपास की खेती कहाँ होती है? कपास की खेती गुजरात में होता है। गुजरात, इसका मतलब है कि 4 एक ऐसा स्टेट है ना जहां काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। काली मिट्टी का ये पूरा क्षेत्र काली मिट्टी से ढका हुआ होता है, ये पूरा ध्यान से रखिएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ ये गुजरात, ये पार्ट जो है ना पूरी काली मिट्टी से ढका हुआ होता है। सबसे ज्यादा अगर ब्लैक सॉइल अगर कहीं पाया जाता है वो महाराष्ट्र है, उस पर आप जरूर गौर करेंगे, क्योंकि ये महाराष्ट्र का क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ है, तो वो महाराष्ट्र में है। खेती के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है ब्लैक सॉइल, और ब्लैक सॉइल यानी यहाँ प्याज का भी खेती अच्छी मात्रा में होता है, यहाँ प्याज का भी उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है महाराष्ट्र में। और यानी अंगूर का भी फाउंडेशन सबसे ज्यादा नासिक यानी महाराष्ट्र में होता है। मूंगफली भी ये गुजरात में सबसे ज्यादा होता है। जैसे कि हम सरसों का तेल खाते हैं तो गुजरात में बादामों का तेल खाया जाता है, क्योंकि बादाम में प्रोडक्शन सबसे ज्यादा। भारत ने बताया था कि प्याज भारत में सबसे ज्यादा कहाँ, तो महाराष्ट्र में। अरहर दाल कहाँ सबसे ज्यादा, तो महाराष्ट्र में। अंगूर और आम सबसे ज्यादा कहाँ, तो महाराष्ट्र में। और तो इसके बारे में भी आप नोट कीजिएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स तो नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर का महत्वपूर्ण साधन ये जरूर प्रोवाइड कराता है। प्रदेश में क्या क्या होता है? आंध्र प्रदेश में हल्दी की मात्रा फर्स्ट पोजीशन, तंबाकू की मात्रा, मक्का की मात्रा, ये आंध्र प्रदेश में ये सब सबसे ज्यादा होता है। जैसे कि भारत में ऐसे हल्दी तो बिहार में भी होता है, यूपी में भी होता है, लेकिन ये जरूर हमेशा याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा कौन प्रोवाइड कराता है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, वो आंध्र प्रदेश में हल्दी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, फिर तंबाकू, फिर मक्का, ये सब आंध्र प्रदेश में होता है। और अंडा का उत्पादन भी हमारे भारत में आंध्र प्रदेश में होता है, और जहाज का जो बड़े बड़े जहाजों का निर्माण भी कराया जाता है वो आंध्र प्रदेश ही है, तो मध्य प्रदेश है। लेकिन भारत सबसे बड़ा अगर कोई स्टेट है तो वो राजस्थान है, सेकंड में मध्य प्रदेश, तीसरा में है महाराष्ट्र, और चौथा में पड़ जाता है कर्नाटक, और पांचवा में पड़ जाता है यूपी। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। तो इसको याद नहीं करना, आपको इसको याद करना है कि प्राकृतिक रबर यानी प्राकृतिक रबर भी यहाँ उत्पादन होता है। जो आप रबर का इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े का निर्माण होता है, रबर को जिस तरीके से अटैचुअल होता है ना, वो रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो केरला में होता है। और गर्म मसालों का भी सबसे ज्यादा उत्पादन केरल में होता है। काजू, नारियल और काली मिर्च का भी फाउंडेशन, काली मिर्च कहते हैं किसको, जिसको गोलकी कहते हैं ना, वो काली मिर्च यानी सबसे ज्यादा केरला में ही पाया जाता है, ये केरला में ही उगाई जाती है। तो ये एग्रीकल्चर का प्रमुख साधन है केरल में, ये सब प्राकृतिक रबर, गरम मसाला, काजू, नारियल और काली मिर्च। कर्नाटक में सोचो, कुर्ग जिले में काफी सबसे अधिक पैदा होती है कॉफी। जिस तरह का कुर्ग जिले में कॉफी सबसे अधिक पैदा होती है, और कॉफी का अनुसंधान केंद्र कुर्ग में ही किया जाता है। अनुसंधान केंद्र कहते किसको है, जो रिसर्च करता है, जो बताता है कि इस तरीका से आप बोइएगा तो अच्छी तरीका से अनाज पैदा होगी। तो ये कुर्ग जिले में ही, कुर्ग में ही इसको अनुसंधान केंद्र बना दिया गया। कॉफी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कर्नाटक, सनफ्लावर कर्नाटक, रेशम उत्पादन कर्नाटक। तो इसको भी आप बढ़िया तरीका से याद कर सकते हैं कि कौन सा स्टेट में कौन सा एग्रीकल्चर होता है, और कौन एग्रीकल्चर में कौन बेस्ट है, और कौन एग्रीकल्चर में अपर स्थान रखता है। क्या बिहार नहीं है, यूपी नहीं है? यूपी का तो है, लेकिन बिहार का सेकेंड थर्ड पोजीशन पाता है। तो इस कंडीशन जो जरूरी था इसमें कि एग्रीकल्चर का साधन किसमें होता है, उसको बता दिया गया। आप इस को बढ़िया तरीका से नोट कीजिएगा, और हाँ, कॉपी को 1-2 बार जरूर नोट करके लिख लीजिएगा, और 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको आसानी से याद हो सके और आप एग्जाम में एक अच्छा नंबर ला सके। जो भी वीडियोस देख रहे होंगे, लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और हाँ,
आप डेडिकेटेड होकर मेहनत करते रहें, ताकि आपका एग्जाम अभी सर पर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।